ओके, तो अब हमारा जो टॉपिक है उसमें हमें क्या देखना है। हमने ये तो देख लिया कि तरह तरह के कैपेसिटेंस में चार्ज के साथ क्या क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि कैपेसिटेंस में एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो कौन सी होती है, और दूसरा हमें ये देखना है कि उसका एक्सप्रेशन कितना होता है। तो नया टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, इसके बारे में हमें पता करना है। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सी बात है, ऐसी कौन सी एनर्जी होती है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ऐसी क्लासों में, जो हम स्टोर कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी तो ऐसी होती नहीं है, सिर्फ हम पोटेंशियल एनर्जी को ही स्टोर कर सकते हैं। वही बात है, हमने टॉर्क में पढ़ा था ये चीज़, है ना। तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की, कि किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो बच्चों हम एक कैपेसिटर ही मानना है ना, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं कि किसी समय इसके इस वाले ए वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और बी वाली प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में। तो हम ये बोलते हैं इन अ, क्योंकि डेरिवेशन है तो इसमें लिखना पड़ेगा। तो इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण भर या पल भर में, एट एनी इंस्टेंट देर इज़ क्यू चार्ज, देर इज़ चार्ज क्यू। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना चार्ज है, क्यू है। प्लस माइनस से मतलब नहीं है। अब बेटा जैसे ही चार्ज स्टोर्ड होगा ना, तो आपको पता है पोटेंशियल की वजह से ही हुआ होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू सी वी होता है ना उधर से। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर C मान लेंगे, और इन दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वो है V। ठीक है बेटा, ये थी पहले की बात। अब हम वर्क करना इस पर शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, लेट वी हैव गिवन एडिशनल चार्ज, लेट वी हैव गिवन एडिशनल चार्ज dq। मान लो इसे dq चार्ज हम देना चाहें तो ये खुद नहीं लेगा, क्योंकि अभी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है बच्चों। मान लो इसकी ये मैक्सिमम लिमिट आ गई, अपने आप जितना चार्ज ये ले सकता था वो q था। अब हम एडिशनल चार्ज dq देना चाह रहे हैं, चाहे वो बहुत कम हो। मान लो इसकी कैपेसिटी 1000 कूलम की है, जो कि हो नहीं सकती, और हम देना चाह रहे हैं 1 माइक्रो कूलम। ये खुद नहीं हो सकता, फट जाएगा, ये बस्ट हो जाएगा। तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा इस पर एक्सटर्नली, ऐसे तो ये अपने आप तो ले नहीं रहा है। तो लेट वी हैव गिवन एडिशनल चार्ज डी क्यू, फॉर दैट डी डब्ल्यू वर्क इज़ डन, डी डब्ल्यू वर्क इज़ डन। हमने डी डब्ल्यू काम करा। बच्चों दो लाइन नहीं बननी चाहिए, पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो जो छोटा सा काम होगा वो होगा टोटल पोटेंशियल इंटू डी क्यू, क्योंकि देखो पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो होगा कितना, v माइनस जीरो ही होगा, मतलब v होगा, तो लिखा नहीं। तो वर्क डन आपका आया पोटेंशियल इंटू चार्ज यहाँ से। बच्चों पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से डालिए इधर, तो आप पे डी डब्ल्यू की वैल्यू आई, आप पे v की जगह आपका आया q बाई सी, और यहाँ पे आया आप पे डी क्यू। ठीक है, मैं चाहूँगा बच्चों आप इसको ही डी क्यू लिख लो कैपिटल, ताकि दो चीज़ें ना बन जाएं। इसे डी क्यू लिखिए और इधर भी डी क्यू करिए, है ना, तो एक जैसे दिखेंगे अब ये दोनों, है ना। अब क्योंकि हमने छोटा सा काम करा, और ओवरऑल जब हमने किताब में लिखा होगा इस चीज़ को, तो हमें या एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ होगा तब तक हम टोटल वर्क डन कर चुके होंगे W। वो W आपको मिलेगा कैसे, टोटल वर्क डन। बच्चों बड़ी छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए एक ही काम होता है कि छोटी चीज़ का हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। बड़ी चीज़ हमें कैसे ऑब्टेंड होती है, हम छोटी चीज़ का क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। तो अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, मतलब हम डी डब्ल्यू बना रहे हैं, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करके डब्ल्यू आएगा। तो अगर मैंने इस साइड इंटीग्रेशन लगा दिया, तो इस साइड भी इंटीग्रेशन मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैं इधर भी इंटीग्रेशन लगाऊंगा, इधर भी इंटीग्रेशन लगाऊंगा। पर बेटा ये जो वी डी क्यू है, ये अल्टीमेटली क्यू बाई सी डी क्यू बन गया। इसका मतलब मुझे क्यू बाई सी डी क्यू में इंटीग्रेशन लगाना चाहिए, हाँ ना बोलो, यही तो है। क्यू बाई सी डी क्यू में
इंटीग्रेशन लगाना चाहिए, वी डी क्यू में लगाना है। बेटा कैपेसिटेंस तो फिक्स होगा, चार्ज कम ज़्यादा हो सकता है ना। कोई आप पे बैटरी हो तो बैटरी तो की पोटेंशियल जो लिमिटेशन या कैपेसिटी है वो 5 वोल्ट होगी, पर जितना आप उसे यूज़ करोगे तो वो अल्टीमेटली 0 वोल्ट हो जाएगा, पर उसकी कैपेसिटी तो 5 वोल्ट ही थी। ऐसी है भाई, कैपेसिटेंस तो हमेशा कुछ फिक्स ही रहेगा, जैसे 5-6 फैरेड। चार्ज कम ज़्यादा हो सकता है, चार्ज डिस्चार्ज हो सकता है या चार्जिंग हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो 1/c बाहर आया, आपका बचा क्यू डी क्यू। बेटा भूल गए, याद है? ये वही तो चीज़ है, इंटीग्रेशन। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर कितनी है? x की 1 है, तो हम क्या करते हैं, एक पावर बढ़ा देंगे, और तो अभी एक पावर है, कुल मिला के कितनी पावर हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और जितनी आपने पावर बढ़ाई उसे नीचे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2, ऐसी q dq का इंटीग्रेशन होगा q²/2। बेटा ये आपका वर्क डन आ गया q²/2c, q²/2c, ये आपका वर्क डन आ गया। पर फिर वही बात, यही वर्क डन तो तब काम आ जाएगा जब डिस्चार्जिंग होगी, तो या जब बुरे वक्त आएंगे। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम यू बोलते हैं। तो बच्चों क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि जो वर्क था वो u बन गया और फार्मूला आया q²/2c। चलिए बहुत बढ़िया, आए, मज़ा आ गया, पहला आ गया आप पे। बच्चों ये ना भूलो कि q कुछ और नहीं था, cv था। तो अगर आप q की जगह cv डालें तो q का स्क्वायर होगा आपका c²v²। बोलो कोई शक? q जो है cv है, तो q² होगा c²v² अपॉन में 2c चल रहा है, c से एक पावर कैंसिल होगी, u की वैल्यू आपके आ गई हाफ cv²। ठीक है बच्चों, ये भी ना भूलो कि v की वैल्यू खुद ब खुद q/c है। तो अगर हम v की जगह c/2 ऐसी है, v की जगह q/c डालें तो q/c का हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। ये हमारा दूसरा फार्मूला था, और जब हम q/c का स्क्वायर कर देंगे q/c का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो u की वैल्यू आएगी cq²/2c²। c से एक पावर कैंसिल, u की वैल्यू आपकी आई q²/2c। तो देखिए हमने करा क्या, हमने कुछ नहीं करा, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एक बार सिर्फ q और c के टर्म में, q और c के टर्म में, एक बार q और v के टर्म में। अच्छा ये तो वही बन गया ना, सॉरी बच्चों। अब एक बार तो हमारा आ गया q और c के टर्म में, एक बार हमारा आ गया c और v के टर्म में, और एक बार हमें चाहिए q और v के टर्म में। तो अगर हमें q और v के टर्म में चाहिए तो हम c को हटाएंगे, तो c की जगह हम q/v लिख लेते हैं। तो c की जगह बेटा हमने कितना लिखा, c की जगह यहाँ से q ऊपर ही है, v इधर गया, तो c की जगह हम लिखेंगे q/v। v² चल रहा है, v से एक पावर कैंसिल, u की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ qv। v की u की वैल्यू आपकी क्या आ गई, हाफ ऑफ qv आ गई। ये आपका तीसरा फार्मूला बन गया। डुएट या डबलेट में qv cv qc, ये आपके 3 फार्मूले हैं, तरह तरीके से आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप पे आ गई। साथ में यहाँ पे आप पे एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, और वो बहुत बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। शायद मुझे याद भी आ रहा है कि अभी 2015 में कम से कम 2-3 बार वो अलग अलग कंपटीशन में पूछा गया है। एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो नया टॉपिक है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का सिंबल थोड़ा ऐसा है, ये रहा, म्यू ना समझना इसे, पहले यू बना लो ऐसा, और फिर एक इधर और एक इधर। ये है आपका एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। ठीक है बेटा, डेंसिटी किसी भी चीज़ की क्या होती है, समथिंग बाय वॉल्यूम, समथिंग बाय वॉल्यूम। आज एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी ऊपर आएगा और वॉल्यूम क्या आएगा, नीचे आएगा। और एनर्जी डेंसिटी ठीक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हम निकालना चाह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी में।
बच्चों एनर्जी के तरह तरह के फार्मूले हैं, तो पहले ये देख लेते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। तो एनर्जी डेंसिटी आपने ये लिखा ऐसे, एनर्जी अभी के लिए छोड़ो, वॉल्यूम लिखो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वॉल्यूम क्या होगी भाई? वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो मीटर क्यूब बना रही हो, तो एक तो हो गया एरिया, एरिया क्या बनाएगा? मीटर स्क्वायर, और एक हो गया डिस्टेंस जो कि क्या बनाएगा? मीटर। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टर्म्स में एरिया इंटू डी होगा, ए डी। ठीक है। अब बेटा क्योंकि सी के फॉर्मूले में एप्सिलन नॉट ए बाई डी आता है, एप्सिलन नॉट ए बाई डी आता है, तो मुझे कुछ ऐसा फार्मूला लेना है जिसमें सी आए। तो बहुत से फार्मूले हैं, क्यों ना मैं हाफ सी वी स्क्वायर ले लूँ। क्यू स्क्वायर बाई 2c भी ले सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हाफ सी वी स्क्वायर ले लिया, मर्जी है भाई अपनी, है ना। u लिखा, सी वी स्क्वायर लिखा, 2 गया बेटा नीचे, तो 2ad लिख लिया। अब कुछ हरकतें खुद करो। क्या हरकतें? मैंने क्या करा, हाफ ad को अलग लिख लिया, c को अलग लिख लिया और v स्क्वायर को अलग लिख लिया। क्यों लिख लिया? ताकि ठीक से दिखे बच्चे। 1/2ad कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलन नॉट a बाई डी। ये जो कैपेसिटेंस है इसका फार्मूला ये रहा, एप्सिलन नॉट a बाई डी। और बेटा v, क्योंकि v होता है ed, v इज इक्वल टू ई डी, तो यही लिखेंगे तो v स्क्वायर हो जाएगा आपका e स्क्वायर डी स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो, d इंटू डी, डी स्क्वायर ये भी है और डी स्क्वायर ये भी है, कट गया बेटा, a से a भी कट गया। तो आपका एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आया हाफ एप्सिलन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला आया। ये हमारा एनर्जी डेंसिटी हो गया। ध्यान से याद रखना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, एप्सिलन नॉट सिंगल पावर में है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? स्क्वायर है। बच्चों कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि आपको फाइंड करने हैं डायमेंशन, डायमेंशन फाइंड करने हैं किसके? हाफ एप्सिलन नॉट ई स्क्वायर के। अब बच्चों को लगा बहुत ख़तरनाक, हम तो कर सकते हैं, क्योंकि एप्सिलन नॉट के तो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, फोर्स इज़ 1/4 पाई एप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलन नॉट का फार्मूला निकल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो वहाँ से भी निकल जाएगा। और फिर किसी ने बोला 50% ने भाई v इज़ इक्वल टू ई डी से भी निकाल लो, और किसी ने बोला E इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलन नॉट से भी निकाल लो, और तरह तरह की बातें। पर मैंने बोला इसमें समय बहुत व्यतीत होगा। अगर आप ये जानते हैं कि ये हाफ एप्सिलन नॉट ई स्क्वायर कुछ और नहीं है, एनर्जी डेंसिटी ही है, एनर्जी डेंसिटी ही है हाफ, क्या ई नॉट, ई स्क्वायर और एप्सिलन नॉट आपकी एनर्जी डेंसिटी है। और एनर्जी डेंसिटी कुछ और नहीं होती, एनर्जी बाई वॉल्यूम होती है, और एनर्जी कुछ और नहीं होता, वर्क होता है। इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है एनर्जी, एनर्जी इज़ वर्क, और अपन वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब हो गया। भाई फोर्स का कितनों को याद नहीं है? सबको याद होगा, जिसकी जगह भी तमन्ना होगी साइंस पढ़ने की, तो उसे फोर्स का डायमेंशन याद होगा, MLT-2 होता है बेटा। डिस्टेंस का L हुआ और मीटर क्यूब आपका L क्यूब हुआ। ध्यान से देखिए बच्चे, L इंटू L आपका L स्क्वायर बना, और इससे एक पावर कैंसिल हो गई, M सिंगल, L सिंगल पावर जब ऊपर जाएगी तो -1 होगा, और T की पावर -2 हो जाएगा। तो इससे आसान इसका डायमेंशन निकलना पॉसिबल ही नहीं था इसमें आपको, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो आपको 10 सेकंड लगते और ये आपका हो जाता। तो बच्चे ये आपका एनर्जी डेंसिटी था, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसी बातें जो आपके मन में दबी रह जाएंगी, अगर वो आज नहीं उजागर करी, वो क्या बातें हैं तो ज़रा समझ लीजिए। भैया आपको पता है Q इज़ इक्वल टू CV होता है। मान लो पहली बात, चार्ज क्या हो? कांस्टेंट हो। चार्ज क्या हो? कांस्टेंट हो। तो बेटा अगर चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब चार्ज को फ़र्क नहीं पड़ेगा, C कितना भी हो जाए, V कितना भी हो जाए। तो मान लो C 1 हो गया, V भी 1 हो गया, चार्ज Q ही है, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है। मान लो C 2 हो गया और V भी 2 हो गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा,
मान लो सी एन हो गया, वी एन हो गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा चार्ज को, चार्ज तो उतना ही है। बेटा इसे एक और तरीके से ऐसे लिखा जा सकता था कि C जो है Q बाई वी होता, और क्योंकि चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, तो C आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है V के, क्योंकि जब कांस्टेंट हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी आती है। तो Q कांस्टेंट हटा तो C ऊपर V नीचे। इसका मतलब बेटा C1 इज इक्वल टू Q बाई V1 या C2 इज इक्वल टू Q बाई V2। मतलब वही बात, Q इज इक्वल टू यहाँ से देखिए C1 V1 आ गया, और Q यहाँ से कितना आया, C2 V2 आ गया। तो आपको ये याद रखना है, चार्ज सेम होगा तो क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लीजिए ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या हो कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाए। पोटेंशियल आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो सामने दिख ही रहा है आपका, अगर पोटेंशियल आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो Q और C क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे। Q और C डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब Q1 डायरेक्ट से पहले क्या था, V था ना, तो Q1 कितना आ जाएगा, C1V, और Q2 कितना आ जाएगा, C2V, और Qn कितना आ जाएगा, CNV। इसका मतलब V कुछ और नहीं है, V या तो Q1 बाई C1 होगा, या तो V आपका Q2 बाई C2 होगा, और ऐसे ही चलते चलते आपका या तो V आपका Qn बाई Cn हो गया। ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर C कांस्टेंट हो तो क्या होगा, पर C कांस्टेंट रखेंगे ही क्यों, हाँ रख सकते हैं कि कैपेसिटेंस सेम है पर पोटेंशियल्स क्या आगे अलग अलग आगे इसी के जैसा होगा। तो तीसरा मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा अगर हम C को क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें। इसका मतलब Q1 बाई V1 करो तब भी C आएगा, Q2 बाई V2 करो, ऐसा प्रोसीजर है, तब भी C आएगा, और अल्टीमेटली Qn बाई Vn करेंगे तब भी आपका C ही आएगा। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। बच्चों अब नई बात क्या हो, जब हमें एनर्जी के रिलेशंस देखने हो तो एनर्जी के बेटे 3 फार्मूले होते हैं एनर्जी के, हाफ CV², हाफ QV और Q² बाई 2C। मान लो आपको बोल रखा कि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो पहले ये देखो कि पोटेंशियल है कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ है एक तो यहाँ है। पोटेंशियल सेम है तो पहला तो हम फार्मूला ये देख सकते हैं कि U इज़ इक्वल टू हाफ CV², और उन्होंने बोला पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल का स्क्वायर भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो जो भी कांस्टेंट चीज़ है उसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। देखो एक तो V सेम है तो V² सेम होगा, और दूसरी बात 2 भी सेम रहता है, तो यहाँ से C आ गया। V² बाई 2 पूरी चीज़ ये क्या है, कांस्टेंट है भाई, 2 भी चेंज नहीं होगा, V फिक्स है तो V² भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो मतलब U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आ गया। ध्यान से देखिए, V² बाई 2 तो आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका U1 बाई U2 इज़ इक्वल टू C1 बाई C2। सर ये क्या कर दिया, तो बेटा इसमें मैं आपको और कैसे बताऊँ, इसमें मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि U1 यहीं रहने दो, C1 को आप नीचे ले जा लो। ठीक है, क्योंकि C1 जब नीचे आ गया तो V2 को ऊपर आना पड़ेगा, U2 को, है ना, ये U है बच्चे, है ना, V तो कांस्टेंट हो गया, तो फिर C1 अगर नीचे आ गया तो U2 ऊपर जाएगा, और C2 तो है ही नीचे। ऐसे देखो U1 1 1 2 2, फिर क्या आएगा 3 3, तो ये सारी चीज़ें उसके बराबर होगी, है ना। अल्टीमेटली आप UN बाई CN भी लिख सकते हैं इसे ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रहती तो आपके अंदर, पर कोई ऐसी इस चीज़ को निकालता नहीं। आज मैंने वो जिम्मा लिया है। चलिए फिर इसके बाद V सेम में एक और फार्मूला ये बनता है, Q इज़ इक्वल टू V बाई 2 इंटू Q, है ना, U इज़ इक्वल टू V बाई 2 इंटू Q है। V बाई 2 पूरा आपका अगर कांस्टेंट हो गया तो भाई फिर वही बात, U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q आ जाएगा, और सारी बातें ऐसी लिखी जाएंगी। U1 बाई U2 आपका आएगा कितना, Q1 बाई Q2। बेटा बुरा मत मानो, UN के नीचे आ गया Qn, तो U2 जाएगा ऊपर, तो U2 बाई कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, और 1 है 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है, अल्टीमेटली N है तो N है बनेगा, तो UN बाई Qn आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
वेरी गुड बेटा। ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप एक एक तरीके से ना अपनी कॉपी में, जैसे तो इसी फॉर्मूले में एनर्जी तो होनी चाहिए, आप एक बार Q को कर देना कांस्टेंट, एक बार C को कर देना कांस्टेंट। देखो दो केस मेरे V को कांस्टेंट लेके आए, ऐसे ही आपके दो केस आएंगे Q को कांस्टेंट लेके, और ऐसे ही आपके दो केस आएंगे C को कांस्टेंट लेके। U को मत लेना कांस्टेंट, अभी U की तो रिलेशन देख रहे हो, ठीक है, तो ये देख लेना है ना, शाबाश। ओके, तो इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका है कि क्या हो जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक स्लैब मतलब टुकड़ा, रेक्टेंगल टुकड़ा डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोड्यूस करा दें, डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोड्यूस करा दें, तो क्या होगा देखते हैं। कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप K मान लो, तो आप पे ये है ना। कैपेसिटेंस आपको देखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या करा दें, इंट्रोड्यूस करा दें। करते हैं, इंक भर लो जरा। चलिए करते हैं इसको आराम से, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। तो बच्चों ये डेरिवेशन पूछ ली भी जाती हैं, 2 साल से तो पूछ ही नहीं रहे, पर इस पर न्यूमेरिकल बेस आ रहा है। क्या पता इस बार 5 मार्क्स में न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन आ जाए। तो बेटा पहले हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, कोशिश करना सीधा बने। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बना दिए, ठीक है। थोड़ा इन्हें डार्क कर लीजिए, ऐसे हमने इन्हें डार्क कर लिया है ना। दोबारा हाथ नहीं लगाते, इसमें हो गया। ये हम पे पैरेलल प्लेट्स हैं, एक ही थिकनेस के बनाना बच्चों, है ना, इतनी मेहनत कर लिया करो। और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज स्मॉल d है, जो हम हमेशा ही लेते हैं। और यहाँ पे मैंने यहीं से शुरू होके इनके साथ ही शुरू होके इनके साथ पे ही ख़त्म एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। ये मेरे पास क्या है, एक स्लैब है डाइलेक्ट्रिक, है ना। ये जो मैंने गोला बनाया है, देख लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे दोबारा बना लेना। ये जो छोटी सी चीज़ है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये वाली चीज़, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ बच्चों, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मान लो प्लेट एरिया A ही होता, ठीक है, और जब ये नहीं होता तो क्या होता। पहले तो ये देखना पड़ेगा, जब स्लैब नहीं होता तो क्या होता। तो पहले लिखेंगे केस फर्स्ट, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब, बिफोर इंट्रोडक्शन, बस इतना लिख लो, बिफोर इंट्रोडक्शन। समझ ही जाएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। हमने इंट्रोड्यूस किसको करा, बाद में हमने इंट्रोड्यूस स्लैब को करा, तो उससे पहले की बात कर रहे हैं। स्लैब के इंट्रोडक्शन से पहले हुआ क्या बच्चों, उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कैपेसिटर चार्ज है, तो यहाँ प्लस दे देते हैं चार्ज, और यहाँ माइनस दे देते हैं, है ना। अब हमने इसे डायरेक्ट चार्ज करा किसी बैटरी की मदद से, प्लस माइनस ऐसे, है ना। तो अब हमें पता है कि यहाँ इंडक्शन वाला खेल नहीं है, सीधा पॉजिटिव और नेगेटिव ही आ गया, ठीक है। या चाहते हो तो बुक के हिसाब से क्या चलना, फिर अगर ये प्लस है, इसके बाहर वाला प्लस है, तो इसके अंदर वाला होगा माइनस,
ऐसे चल लो फिर, है ना, अगर तुम्हें कंसेप्ट से ही खेलना है। तो बिफोर इंट्रोडक्शन इनसाइड, अंदर जो है प्लेट्स के अंदर वैक्यूम होगा या फ्री स्पेस होगा, फ्री स्पेस या एयर होगी। तो जब फ्री स्पेस या एयर होती है तो अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता, सी नॉट होता, और सी नॉट की वैल्यू आप बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी नॉट की वैल्यू कितनी होती, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती। क्लियर है इतना, शाबाश। अब हम ये देखते हैं, आप ये समझ के रखना कितना है, सी नॉट है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चलिए फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हमने स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो इसके बाद दूसरा केस करते हैं कि केस 2, केस सेकंड क्या है कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कांस्टेंट कितना है, के है। तो बच्चों कुछ मानना पड़ेगा, तो हम कुछ ये मानेंगे कि कैपेसिटेंस में फ़र्क कैसे पड़ेगा, वो तो है बात। आपको भी पता है कि नया जो कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले के, है ना। पर चीज़ें इतनी भी आसान नहीं है। आप खुद ही सोचो, पहले जो हम CM लिखते थे वो हम क्या लिख लेते थे, के सी नॉट, और सी नॉट आपने कितना माना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही तो माना है ना बच्चों। क्या अब ये लिख सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं लिख सकते बेटा। पहले केस में क्या था, CM जब के सी नॉट बना था डी चेंज नहीं हुआ था, मतलब जो इन प्लेट्स के बीच में चार्ज थे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रीली मूव कर सकते थे। पर अब एक स्लैब आ गया, एक ओरिजिनल थिंग आ गई, एक रियल थिंग आ गई, वो स्लैब ने मूवमेंट को थोड़ा कम कर दिया। मतलब स्लैब ने जो रीजन था मूवमेंट का उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब हम इतने उसमें नहीं मूव कर सकते, तो अब हम कितने उसमें मूव कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले मानना पड़ेगा कि स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी है। कितनी है, टी है। इस स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी है। तो अब हम कितना मूव कर सकते हैं भाई, पूरा है डी और इतना है टी, तो हम फ्री स्पेस में कितना मूव कर सकते हैं भाई, पूरा डी इतना टी। तो कितने में मूव कर सकते हैं, डी से टी हटा दो उतने में हम मूव कर सकते हैं, डी से टी हटा दो तो उतने में हम मूव कर सकते हैं। तो यही हमें देखना है। तो आपको ये भी पता चल गया कि थिकनेस कितनी है स्लैब की, टी है। ठीक है, पहले पूरा समझ लो फिर लिखना इसे, टी। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन हमें ये पता चल गया कि कुछ तो फ़र्क हुआ है। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन की फिर स्टार्ट कैसे करें, तो हम ये बोल लेते हैं कि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स पे बोलते हैं। इनिशियली जब कुछ नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्योर फॉर्म में होगी, मतलब नॉट फॉर्म में होगी। तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज ई नॉट होगी। बच्चों खुद ही सोचो, जब ये प्लेट नहीं होती, अगर मैं इसे मिटा भी दूँ मेरा नुकसान है, जब ये नहीं होती तो यहाँ से लेकर पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लेट नहीं होती तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड घूमती, जिसका नाम क्या था, ई नॉट, क्योंकि वो पॉजिटिव से कहाँ जाती है, नेगेटिव जाती है। चलो तो इतनी होती। अब इस एरो को हटा दो बीच वालों को ना, जब नहीं होता ये स्लैब तो ई नॉट ने मूव करना था। पर अब क्या हो गया, अब बीच में हमने स्लैब डाल दिया। तो पहले तो हम ये देखेंगे स्लैब के डालने से हुआ क्या। तो आपको भी पता है डाइलेक्ट्रिक एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें क्या होता है, खुद तो कंडक्शन होता नहीं है पर उसके सरफेस में किसी वजह से क्या हो जाते हैं, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। बच्चों इस प्रोसेस को एक नया नाम देते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है पोलराइजेशन होना। ठीक है, तो स्लैब जैसी हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करी तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलराइज हो गए। पोलराइज क्यों हुए, क्योंकि स्लैब के इंट्रोडक्शन से पहले आपने इसे चार्ज कर दिया था और इस प्लेट को चार्ज करने की वजह से इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी जिसका नाम था ई नॉट।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्लैब के हर एक मॉलिक्यूल या पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो क्या हुआ, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब ऑफ थिकनेस T, ऑल दी स्लैब्स मॉलिक्यूल, जितने भी हमारे स्लैब्स के मॉलिक्यूल थे वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स F0, है ना, ड्यू टू किसके वजह से? ओरिजिनल E0 की वजह से उस पर फोर्स लगते हैं एंड दे गेट पोलराइज, वो पोलराइज हो जाते हैं। और बेटा आपको पता है पोलराइजेशन, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में भी पढ़ाया था पिछली बार, पोलराइजेशन जो होता है डायपोल मोमेंट में वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो होगा क्या, मॉलिक्यूल्स, मान लो एक मॉलिक्यूल ये रहा M, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूल है मेनली उसमें इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट एंड की तरफ जाना चाहेंगे ना। देखो प्रोटॉन तो निकलता भी नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इन मॉलिक्यूल्स में कुछ चार्ज भी होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ऊपर की तरफ भागेंगे। बच्चों इससे होता क्या है, इसका नेट इफेक्ट ये होता है कि मॉलिक्यूल्स की भी अपने आप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जिसे हम बोलते हैं EP, ई पोलराइज, और वो जाना चाहती है ऊपर को, ठीक है। तो दे गेट पोलराइज हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, हर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, एक मोशन हो रहा है, और इस मोशन की वजह से उन्होंने अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। बेटा ये फील्ड पोलराइज वाली तब तक प्रोड्यूस नहीं होती जब तक ये प्लेट चार्ज नहीं होती और जब तक ये E0 एग्जिस्ट नहीं करता। इतनी बात समझना है ना। तो ये पोलराइज हो गए एंड दे प्रोड्यूस, इन्होंने प्रोड्यूस करा EP, और EP आपकी क्या है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन्होंने अपनी एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी। क्लियर? अच्छा, तो जब इन्होंने पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि पोलराइज की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि E0 की तो नीचे है और पोलराइज अपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने आपको अभी बताया नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर जो मॉलिक्यूल में होगा। तो आप यहाँ ये भी लिखेंगे कि ये अपोजिट टू कितना है, अपनी मेन इलेक्ट्रिक फील्ड E0। ये लिखो, फिर मुझे मिटाना है बच्चों, इतना लिखो पहले ठीक से ना, मिटाना है। चलिए आपने लिख लिया होगा बच्चों, अभी मैं ये मिटा रहा हूँ और केस 2 ही चल रहा है। आपको पता चल गया अब आपके 2 फील्ड आ गई हैं, है ना, एक आपकी E0 जो बड़ी वाली है और एक E पोलराइज। बेटा अगर पोलराइज ऊपर को जा रहा है इसका मतलब कुछ तो इंडक्शन हुआ होगा। तो इंडक्शन कैसे हुआ होगा कि यहाँ पे तो प्लस हुआ होगा और यहाँ पे क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब बच्चों एक समय आ गया है कि आपको ये समझाने का कि क्या यहाँ पे सिर्फ अंदर EP होगी या कुछ और होगी। तो बच्चों एक बात समझो कि चाहे आप कुछ भी चीज़ हो, जैसे कोई भी इंसुलेटर हो, अगर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो इतना तो तय है कि उसकी सरफेस में फोर्स लगेगा, चाहे अंदर ना लगे। और आपको ये भी पता है कि इसमें पोलराइज तभी आया, या पोलराइजेशन या पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आई जब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो E0 थी इससे पहले उसके इन्फ्लुएंस में आया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो हुआ, इसका मतलब इस E0 ने अंदर भी गया, कुछ पार्ट इसका कहाँ गया, अंदर गया। तो बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्योंकि बेटा अंदर अब E0 भी जारी है और EP तो है ही, तो आप लोग बोलोगे बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 माइनस EP। ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अंदर मूव कर रही है। E0 नीचे, EP ऊपर, नेट कितना, E0 माइनस EP। बस इतना याद रखना है ना।
चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इफ़ेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब, इनसाइड द स्लैब मतलब कितनी थिकनेस तक, टी थिकनेस तक, टी थिकनेस तक कितनी है, तो ये हमें देखना है। तो बच्चों आपको ये पता चला अंदर तो इफ़ेक्टिव है E0 माइनस EP, और कितनी थिकनेस तक है वो T थिकनेस तक, इतना आपको पता चला है ना। अच्छा अगर मैं पूछूं आउटसाइड स्लैब, आउटसाइड द स्लैब कितनी है, तो आप बोलोगे सर आउटसाइड तो E0 ही है, अंदर हुआ जो हुआ, अंदर पहले इनिशियली E0 थी, फिर पोलराइजेशन हुआ और पोलराइजेशन की वजह से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी जिसका नाम EP था। तो अंदर तो E0 माइनस EP है, पर आउटसाइड फ्री स्पेस है, ये जो पूरा है ये फ्री स्पेस है, तो आउटसाइड तो E0 ही बनी। और ये कहाँ तक है, कितनी थिकनेस तक है बेटा, पूरा D है, उसमें से T ने खा लिया इतना, तो कितने तक है ये, सिर्फ D माइनस T तक। तो प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी E0 वो पहले तो D तक फ्लो कर रही थी, पर अब सिर्फ करेगी D से T हटाओ, मतलब इतना स्पेस D माइनस T, पर T थिकनेस पे आपकी फ्लो करेगी E0 माइनस EP। बच्चों अगर आपको इतना समझ में आ गया, तो अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ कि क्या V का फार्मूला E इंटू डी होता है, तो आपने बोलना था हाँ सर V का फार्मूला E इंटू डी होता है। बच्चों मैंने आपसे बोला कि आपको यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है और नेगेटिव दिख रहा है और यहाँ पे बैटरी है, तो बैटरी का कुछ तो पोटेंशियल होगा ना V। आपने बोला हाँ सर कुछ पोटेंशियल होगा V। तो मैंने पूछा बच्चों ये जो V पोटेंशियल होगा ये बनेगा कैसे, तो आपने बोला होगा सर ये जो V पोटेंशियल है ये या तो बना होगा या लगेगा किन दो चीज़ों में, एक तो सर ये आपका लगेगा फ्री स्पेस में जो खाली है, और सर इसमें ही अगर आप स्लैब का जोड़ दो तो आपका आ जाएगा सर टोटल पोटेंशियल। ठीक है चलो ऐसे चलते हैं। मुझे बताओ बेटा फ्री स्पेस में V का डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, तो V निकलेगा कैसे, ऐसे निकल सकता है बच्चे, V इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, ED लिख सकते हैं। फ्री स्पेस में देखो फिर कितना बन जाएगा, फ्री स्पेस में E का भाई कौन है, फ्री स्पेस मतलब आउटसाइड, यही तो है फ्री स्पेस, आउटसाइड में कितना है E0 है, तो सर फ्री स्पेस में तो आप E0 लिख दो, लिख दिया। और डिस्टेंस कितना है बेटा फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में सर आपका डिस्टेंस है D माइनस T। मैंने बोला ओके बेटा D माइनस T हो गया। अब अगर आप बोलोगे स्लैब में कितना है, तो सर स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड ना EP है ना E0 है, जबकि कितनी है E0 माइनस EP है। ठीक है सर E0 माइनस EP हो गया। और अगर मैं बोलूँ कि स्लैब की थिकनेस कितनी है, तो आपने बोलना था सर T है, तो इतना देखो ठीक है, E0 D माइनस T, ठीक है, और प्लस थिकनेस T में कितना है E0 माइनस EP है ना, ठीक है ठीक है ये है। चलिए इतना हो गया, अब मेरे हिसाब से डायग्राम का कोई काम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए करते कैसे हैं, पहुँचना तो हमें कैपेसिटेंस तक ही है ना, पहुँचेंगे वहाँ तक। बच्चों ये एक तरह की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। थोड़ी देर के लिए मैं आप चाहता हूँ आपसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी इनसाइड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं स्लैब की बात कर रहा हूँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E मान लो थोड़ी देर के लिए, आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो E0 है, तो E आपका क्या होगा E0 माइनस EP होगा। ठीक है हमें भी पता है E0 माइनस EP होगा। तो आपका अब नेट पोटेंशियल क्या बना बेटा, आपका बना E0 के साथ कौन है D माइनस T है। चलिए बहुत बढ़िया। और बेटा आपका बना E के साथ कौन है, मतलब E0 माइनस EP आपका E बना ना, E बना ना बच्चों, ये E है ना, E के साथ कौन है T है। बच्चों आपको K का फार्मूला याद होगा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो आपको पता होगा उसमें E कहाँ आता है, अगर आपको याद हो। फोर्स इज इक्वल टू क्यू ही होता है। चलो ये तो नहीं होता बेटा, F0/FM तो नहीं होता,
हाँ सर यही होता है, क्योंकि एप्सिलन m बाई एप्सिलन नॉट होता है और एप्सिलन और f के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो एफ नॉट बाई एफ एम ही होता है। बेटा फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है, और फोर्स और ई के बीच में भी डायरेक्ट है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं ई नॉट बाई ई एम। पर मीडियम के अंदर, जो मीडियम है आपका, मतलब जो आपका स्लैब है, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना, तो इसे ई नॉट बाई ई लिख लो के को, ठीक है। तुमने क्या है, तुमने रटना ही है, समझ लो यार। के की वैल्यू कितनी होगी, एफ नॉट बाई एफ एम होगी ना, ऐसी ई नॉट बाई ई एम होनी थी, पर मीडियम के अंदर तो ई ही मान लिया ना, ई नॉट माइनस ई पी को आपने ई ही मान लिया, ई एम ही है वो, है ना, तो ई लिख लो। तो बच्चे हम चाहते हैं कि ई नॉट के टर्म्स में ही आ जाए, तो आप मुझे बताओ यहाँ से अगर इसे फर्स्ट इक्वेशन माने, यहाँ से ई की वैल्यू क्या होगी, तो सर आप बोलोगे ई नॉट बाई के होगी, ठीक है। और इसे अगर आप फर्स्ट में डाल दो तो क्या बनेगी चीज़ें, तो देखते हैं। तो वी आपका हो जाएगा ई नॉट सही है, डी माइनस टी भी सही है, ई की जगह आ गया ई नॉट बाई के, ठीक है, ई की जगह आ गया ई नॉट बाई के। अरे यार ई की जगह कितना आया, ई नॉट बाई के आया और टी चल रहा है। सर अब क्या करें, अब बेटा ई नॉट कॉमन ले लो, तो ई नॉट कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना आया डी माइनस टी, और बच्चे जैसे यहाँ से ई नॉट कॉमन लिया तो आप पे 1/k तो है, साथ में टी भी तो है, तो कुल मिला के सर ऐसा बोलो ना t/k है, हाँ तो t/k है, ठीक है, कितना है t/k है। ई नॉट कॉमन लिया तो d माइनस टी प्लस t/k आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, एप्सिलॉन नॉट नहीं है ना कहीं, नहीं। अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं फाइनली, क्योंकि हमें अपना v लगभग मिल ही गया है, तो अब हम क्या करते हैं, बेटा हम ये बोल लेते हैं अब कि आपका जो यहाँ कैपेसिटेंस होना था, नया वाला जो नया कैपेसिटेंस होना था, C हमेशा Q बाई V होता है। सर अब आप यहाँ K क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि बेटा K यहाँ आ गया है ना, K तो आ गया है। ये सारी चीज़ें हम डाइलेक्ट्रिक के डालने के बाद या मीडियम के डालने के बाद ही तो कर रहे हैं। तो अब आप इसे C मीडियम बोल लो सिर्फ, और इसे बोलो Q बाई V, और कुछ ना करो बच्चों, अभी इतना बोल लो इसे Q बाई V, ठीक है। और V की वैल्यू कितनी होती है, ज़रा ध्यान से देखो, V की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है, एप्सिलॉन नॉट, हाँ ठीक है, D माइनस टी, ठीक है, t/k, ठीक है, तो इतनी आई। V की वैल्यू देखो कितनी आई, एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी और t/k, ठीक है। और कुछ करे इसमें, नहीं, इतना सही है, हाँ ठीक है। अच्छा अब आप क्या काम कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ, बस इतना हो गया। तो इसके बाद देखिए काम क्या कर सकते हैं, एक और बार देखना और 2 बार लिखना है बच्चों। ई नॉट हमारी प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, किसके लिए, पैरेलल प्लेट के लिए। दोबारा बोलो प्लेट, तिबारा प्लेट। प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। तो अगर ई नॉट था तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आ गया। आई बात समझ में, सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो चल ही रहा था, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट चल रही थी, सिग्मा की वैल्यू आपने चार्ज बाई एरिया लिख दी। यहाँ क्या फ़र्क पड़ा उससे, तो सी एम लिखा आपने, यस, क्यू लिखा, यस, ई नॉट पहले बना सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और अब बना क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आपका बन गया। चलिए ठीक है, और साथ में चल रहा है आपका डी माइनस टी प्लस t/k, ओके। देन इसके बाद क्या करो सर, Q से Q आप कैंसिल कर दो, मैंने बोला ठीक है, और सिर्फ इसको, उसको मत चेंज करना सर, बस इसको ऊपर ले जा लो, तो CM ऐसे ही रहा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, या आप इसे ऐसे लिखो एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे कितना बना आपका D माइनस टी प्लस t/k, ये बना। इतना क्लियर है, पक्का, शाबाश, यही आपका फॉर्मूला है। पर हम तो क्या करेंगे, एक लेवल ऊपर जाते हैं। एक लेवल ऊपर क्या है, आप क्या करो, सिर्फ इन दोनों से t कॉमन ले लो, इन दोनों से t कॉमन लो। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ये असली में है क्या, ये असली में है d माइनस टी प्लस t/k। अच्छा ठीक है सर, क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, d प्लस t/k माइनस टी, यस सर लिख सकते हैं, आगे पीछे तो करना है। अब ले लो तुम t कॉमन, अब अगर तुम t कॉमन लो
टी ले लिया कॉमन, तो आप पे आएगा 1/k - 1, ये 1/k - 1, यही है ना, ठीक है, 1/k - 1 आ गया। तो सर आपका आया d + t, ठीक है, 1/k - 1, ओके, ठीक है, आंसर तो वहाँ आ गया, एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। बेटा यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लो, इनसे माइनस कॉमन लो, तो होगा क्या, वो माइनस बाहर ही आएगा ना, इन दोनों से माइनस कॉमन लेके वो माइनस कहाँ आएगा, बाहर आएगा, और प्लस इंटू माइनस जो वो बाहर आया तो कितना बनेगा, माइनस बनेगा, और यहाँ पे रहेगा t, ठीक है। अब अंदर क्या होगा, जब माइनस कॉमन ले लिया तो 1 तो प्लस हो जाएगा, और 1/k क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आप पे आएगा d - t 1 - 1/k, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, लिख लो बस, cm की वैल्यू कितनी आ गई, ε0a, ओके, और ये जो पूरी चीज़ थी वो ये बन गई d - t, और नीचे कितना 1 - 1/k। आई रिपीट, ये 2 बार देखना पड़ेगा आपको, ये आप पे आ गया। चलिए बहुत बढ़िया सर, और क्या करें, और बस एक चीज़ कर सकते हो स्पेशल केस में, ये सारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे ना आपके। स्पेशल केस में आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है C0 होता है ε0a/d, ओके, तो सर इसका क्या करें, तो ε0a को C0 × d लिख लो, ठीक है, लिख लिया, और यहाँ इंट्रोड्यूस करा दो, Cm = ε0a आपका बना C0d, और यहाँ कितना चल रहा है, यहाँ पे आपका चल रहा है d - t 1 - 1/k। सर d से d काट दो, पागल हो क्या, बीच में माइनस नहीं दिख रहा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक और डेरिवेशन है पर वो कभी आती नहीं है, वो क्या है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करें, कौन सा स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कराएं, तो बेटा कंडक्टर अगर आप इंट्रोड्यूस कराओगे, जैसे मेटल हो गया, तो मेटल के लिए k तो इन्फिनाइट होता है, मेटल के लिए k कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। अगर आप कोई कंडक्टर या मेटल इंट्रोड्यूस कराओगे तो मेटल के लिए k कितना होता है, इन्फिनाइट होता है। तो सर उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, तो पहले तो ये वाला फार्मूला देखो, Cm तुमने क्या देखा था, ε0a, और क्या देखा था, d - t + t/k, ओरिजिनल है ना, ये देखा था, ठीक है। अब ये जो फार्मूला था, इसमें अगर मैं क्या करूँ, ये और वो एक ही है ना, एक ही चीज़ आएगी, वो हो गया है ना। अब यहाँ देखना, k की जगह इन्फिनिटी डालें तो समथिंग बाई इन्फिनिटी आपका 0 होता है, ये पूरी चीज़ कितने के बराबर बनेगी, 0 के। तो अल्टीमेटली आपका Cm कितना आएगा, Cm आपका आएगा ε0a, और नीचे कितना d - t, ठीक है, t बाई इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो सिर्फ इतना ही आएगा, Cm = ε0a, और कितना d - t, ठीक है। और यहाँ करते तो तब भी वही आता, देखो 1/∞ कितना आता है, 0 आता, तो 1 - 1/∞ 0 आता, अंदर से आता 1 - 0 मतलब 1, और जब वो 1 t से मल्टीप्लाई होता है तो d - t ही आता। मेन बात यह है कि यहाँ क्या फ़र्क पड़ता, तो यहाँ पे अगर 1/k आपका इन्फिनिटी हो जाता तो फिर दोबारा d - t ही तो आता, क्योंकि 1 - 0 1 ही होता, तो अल्टीमेटली आपका कितना बचता, बता, समझ में आया ना यार, 1 - 1/∞, 1/∞ कितना होगा, 0 होगा, तो 1 - 0 कितना, 1, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है अब, तो t × 1 तो t ही होगा, तो ε0d/d - t आ जाता। यहीं पे आपकी ये यूनिट ख़त्म होती हुई, ठीक है। अब इसमें 2-3 जो वीडियोस आएंगी वो न्यूमेरिकल्स के आएंगी और कंसेप्चुअल के आएंगी, ठीक है। टेस्ट के लिए आप तैयार हो जाइए, 12 मई को है आपका टेस्ट शायद इस चीज़ का, ठीक है। और इसमें और कुछ आएगा नहीं, पर मैं आपको एक चीज़ें लिखा देता हूँ और आप सोचें इसे, कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो किन चीज़ों में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, स्लैब के डालने से किन चीज़ों में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको लिखा देता हूँ, और आप जितने भी आप पे रिसोर्सेज हैं मेरे दिए हुए, उनसे पता लगाइए कि क्या होगा, कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कराते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या करा दें, इंट्रोड्यूस करा दें, तो देखते हैं क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन्होंने बोला पोटेंशियल सेम रहेगा, पता करना क्यों। इन्होंने बोला कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, ये तो तुम्हें पता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा वो तुम्हें भी पता है, Cm बन जाता है kC0, इतना आसान भी नहीं होता, अंदर हरकतें होती हैं।
इन्होंने बोला चार्ज क्यों इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं तो बता दूंगा इन चीज़ों को, तुम भी तो सोचो। इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो घट जाएगी। कैसे घटेगी? ऐसे, E इज़ इक्वल टू E0/K होगा, तो ये भी इन्होंने सही बोला। इन्होंने बोला फोर्स घट जाएगा, वो भी सही है। M जो होगा वो F0/K हो जाएगा, K 1 से बड़ा होता है तो छोटा ही आएगा। इन्होंने बोला एनर्जी भी घटेगी, तो एनर्जी का मैंने तुम्हें बोला ही था एक, वो भी देख लेना। एनर्जी घटेगी, कैसे घटेगी? U जो है नया, वो एनर्जी बढ़ेगी यार, बढ़ेगी, गलत है वहाँ, एनर्जी बढ़ेगी, U हो जाएगा KU0। एनर्जी घटेगी क्यों? बढ़ेगी स्लैब डालने से। तो ये सारी चीज़ के रीज़न आपको, अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं, समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही हम अपने 2-3 वीडियोस के बाद न्यूमेरिकल वाली नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऐसे पढ़ते रहो।